नमस्कार। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टकराव पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रही न्यूक्लियर नेगोशिएशंस की। दोनों देशों के बीच का तनाव किसी से छिपा तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो एक भयानक डिप्लोमैटिक डेडलॉक यानी गतिरोध बन गया है, वो बेहद गंभीर है। एक तरफ कड़ी शर्तें हैं तो दूसरी तरफ उन शर्तों का उतना ही सख्त काउंटर प्रपोजल। तो चलिए इस टकराव की गहराई में चलते हैं और इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से समझेंगे। शुरुआत करेंगे उस नाजुक सीज फायर से, फिर देखेंगे यूएस की 5 मांगें और उसके बाद ईरान का पलटवार यानी उनकी 5 शर्तें। आखिर में इस डिप्लोमैटिक गतिरोध और ग्लोबल मार्केट पर इसके पड़ने वाले खतरनाक असर को भी समझेंगे। हिस्सा 1, एक बेहद नाजुक सीज फायर यानी अप्रैल के उस ठहराव तक का सफर। इस नए तनाव की शुरुआत होती है 28 फरवरी से, जब यूएस और इजरायल ने मिलकर ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। अब जाहिर है इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी रिटेलिएटरी अटैक्स यानी जवाबी हमले हुए, और इन हमलों का असर ये हुआ कि समुद्री रास्तों में शिपिंग बुरी तरह प्रभावित हो गई। हालात बेहद बेहद खराब हो गए थे। फिर आखिरकार 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मीडिएशन से एक सीज फायर पर सहमति बने। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये सीज फायर आगे बढ़ाया तो जरूर गया है, लेकिन लगातार टॉक्स के बावजूद कोई परमानेंट पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सच कहूं तो ये एक बेहद फ्रेजाइल ठहराव है जो लिटरली किसी भी वक्त टूट सकता है। हिस्सा 2, यूएस की 5 मांगें, वॉशिंगटन की शर्तें। 400, ये आंकड़ा बिल्कुल याद रखने लायक है। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ये है कि ईरान अपना 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंप दे। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है, ये बहुत मैसिव डिमांड है। इसका सीधा सा मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्पीड पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगाना है। और ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि इस एक शर्त से ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कितनी हद तक लिमिट हो जाएंगी। बाकी शर्तें भी कुछ कम सख्त नहीं है। अमेरिका ने पिछले सैंक्शंस की वजह से हुए नुकसान का कोई भी कॉम्पनसेशन देने से साफ इनकार कर दिया है। उसकी एक और अहम शर्त यह है कि ईरान की सिर्फ एक सेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही चलेगी, बाकी सब ऑपरेशंस तुरंत बंद। इसके अलावा ईरान की जो फॉरेन एसेट्स फ्रीज की गई हैं, उसका 25% हिस्सा भी रिलीज करने से अमेरिका ने सीधा मना कर दिया है। और आखिरी बात, अलग अलग जगहों पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनका अंत तभी माना जाएगा जब ये नेगोशिएशंस 100% पूरी होंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। यूनेट न्यूज़ की रिपोर्ट्स पर गौर करें तो अगर ईरान इन सारी स्ट्रिक्ट शर्तों को पूरी तरह मान भी लेता है, तब भी उस पर अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री एक्शन का खतरा ज्यों का त्यों बना रहेगा। ये पॉइंट इस पूरी डिप्लोमैटिक प्रोसेस को बेहद जटिल बना देता है, क्योंकि सोचिए, शर्तें मानने के बाद भी अगर आगे शांति की कोई गारंटी नहीं है तो आगे बात बढ़ेगी कैसे। हिस्सा 3, ईरान की शर्तें यानी तेहरान का काउंटर प्रपोजल। हाल ही में जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के 14 पॉइंट पीस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो ईरान ने काउंटर में अपने 5 नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्री कंडीशन सामने रख दिए। पहला, सभी फ्रंट्स पर कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होने चाहिए, खासकर लेबनान में। दूसरा, ईरान पर लगे सारे सैंक्शंस पूरी तरह हटाए जाएं। तीसरा, और ये उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके जो बाहरी फंड्स फ्रीज किए गए हैं, उन्हें बिना किसी शर्त के तुरंत रिलीज किया जाए। चौथा, वॉर और पुराने सैंक्शन से हुए नुकसान के लिए उन्हें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिले। और पांचवा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की सॉवरेनिटी को आधिकारिक मान्यता दी जाए। सफाई से देखें तो तेहरान का पूरा फोकस अपनी रुकी हुई इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने और अपने क्षेत्रीय अधिकार सुरक्षित करने पर है। हिस्सा 4, द डिप्लोमैटिक इम्पैस, एक सीधा टकराव। अब दोनों देशों की इन कंडीशंस को आमने सामने रखकर देखिए। ये बिल्कुल एक आमने सामने की टक्कर जैसी सिचुएशन है। ईरानियन मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कोई ठोस रियायत तो दी नहीं है। एक तरफ यूएस किसी भी तरह का कॉम्पेंसेशन या फ्रोजन एसेट्स देने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की प्राइमरी मांग ही कॉम्पेंसेशन और फंड्स की वापसी है। ये एक सीधा कोलिजन है। एक पक्ष पैसा रोकना चाहता है और दूसरा पक्ष बिना पैसे मिले 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं। जब तक दोनों में से कोई एक थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इस डेडलॉक का टूटना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इस भयानक रुकावट के बीच बयानबाजी अपने चरम पर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बकाई का ये कोट हालात की गंभीरता को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दे क्रिएट अ डेसोलेशन एंड कॉल इट पीस, यानी वो तबाही मचाते हैं और उसे शांति का नाम देते हैं।
उनका कहना है कि अमेरिका ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की रक्षा करने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, जबकि असल में डिप्लोमेसी का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। खैर, बात सिर्फ इन डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट्स तक ही रुकी नहीं है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने एक सीधी और सख्त चेतावनी दी है। उनका क्लियर कहना है कि अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से दोबारा कोई मिलिट्री स्ट्राइक हुई तो इस बार जवाब में और भी ज्यादा तबाकुन यानी मोर क्रशिंग एंड सिवियर ब्लोज दिए जाएंगे। ये सख्त मिलिट्री रिटोरिक एक क्लियर इशारा है कि अगर बातचीत की टेबल पर मुद्दा नहीं सुलझा तो ग्राउंड पर हालात बहुत ही तेजी से हाथ से निकल सकते हैं। हिस्सा 5, ग्लोबल मार्केट स्टेक्स। इस विफलता की कीमत आखिर क्या होगी? ध्यान दीजिए, इस टकराव का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका असर सीधे तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ सकती है। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर कालिबाफ ने वार्निंग दी है कि अगर पीस प्रपोजल्स बार बार रिजेक्ट होते रहे तो होने वाले लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स की बहुत भारी कीमत सीधे अमेरिकन टैक्स पेयर्स को चुकानी पड़ेगी। दोनों ही सूरतों में ग्लोबल इकोनॉमीज को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो आखिर में बात वहीं आकर रुकती है इस सबसे अहम सवाल पर। Can an extended ceasefire survive when the preconditions for peace are diametrically opposed? जब शांति के लिए दोनों देशों की शर्तें एक दूसरे के बिल्कुल लिटरली 180 डिग्रीज विपरीत हैं, तो क्या ये टेम्परेरीली बढ़ाया गया सीज फायर वाकई टिक पाएगा? फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर मजबूती से अड़े हुए हैं और इसका जो भी नतीजा होगा वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक नए विश्लेषण के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी।